नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डिफ्रीजर के बारे में। डिफ्रीजर में बहुत से टेक्नीशियन का सवाल आता है कि डिफ्रीजर बनता नहीं या फिर बना भी देते तो सही तरह से रिपेयर नहीं हो पाता, कंप्लेंट आ जाता। उसका भी कारण है क्योंकि बहुत से डिफ्रीजर बनता ही नहीं। बनने का भी कारण है। क्या कारण है, पहले ये चीज पूरा समझिए। डिफ्रीजर का यहाँ पर बॉडी बनाया हुआ है और डिफ्रीजर पूरा फिगर जो आपको दिखेगा इस तरह से, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा। अब इसमें देखिएगा तो सबसे पहले ये अंदर का भाग दिख रहा है। अंदर का भाग, सबसे अंदर का भाग, जैसे डिफ्यूजर हम लोग गेट खोलते हैं, अंदर में जो सामान दिखता है जहाँ पे सामान रखते हैं, वो सामान रखने में भाग जाए हो जाएगा। अंदर में देखिए पूरा एक पत्ती चढ़ा हुआ रहता है कि नहीं। उस पट्टी में देखिएगा तो जैसे उस पट्टी का उखाड़ेंगे ना तो वो एल्यूमिनियम चढ़ा रहता। उसको जैसे उखाड़ेंगे तो अंदर में पूरा कूलिंग कॉइल लपेटा हुआ रहता। अब वो कूलिंग कॉइल कहाँ से आता है, कंडेंसर कॉइल कहाँ से आता है, पूरा ऐसे समझिए यहाँ से शुरू से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा फिगर बना हुआ, कंप्रेसर। कंप्रेसर का, कंप्रेसर जितना भी रहे, चाहे फ्रिज का रहे, डिफ्यूजर का रहे, वाटर कूलर का रहे, है कि नहीं, उस सब में आपको कंप्रेसर नजर आएगा। और कंप्रेसर में हमेशा ओएलपी और रिले लगा हुआ नजर आएगा। ओएलपी रिले पर जैसे पावर सप्लाई देते कंप्रेसर क्या होता है, चालू होता है। एक जो सी लिखे हुए हैं इसका मतलब चार्जिंग पाइप, चार्जिंग, जहां से गैस चार्ज करना, वैक्यूम करना, प्रेशर डालना, लीकेज पता करना, ये चीज यहाँ से कर सकते हैं। और एक जगह डिस्चार्ज पाइप, जहां से जैसे कंप्रेसर ऑन होगा ना, यहाँ से गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा और सेक्शन से गैस अंदर आएगा। बस इतना से काम रहता। अब डिस्चार्ज से जब गैस बाहर निकलता है, डिफ्यूजर में क्या होता है, दो तरीका से नजर आएगा। जैसे डिस्चार्ज से गैस बाहर निकलेगा तो कुछ का कंडेंसर कॉइल आपको दिखेगा ही नहीं दिखेगा। तब कहां चलता है, कंडेंसर कॉइल तो बहुत बड़ा होता है, कम से कम 40-50 फीट लपेटा हुआ होता। फिर आता कहां है, तो पूरा बॉडी में, जैसे फ्रिज, कुछ बॉडी में देखिए, फ्रिज के बॉडी में तो बाहर कंडेंसर कॉइल दिखेगा ही नहीं, पूरा बॉडी में लपेटा हुआ रहता। तो अंदर में था, अंडरग्राउंड नहीं रहता। उसी तरह डिफ्यूजर में भी पूरा बॉडी जो रहेगा ना, बॉडी के अंदर में कंडेंसर कॉइल शुरू होगा, पूरा बॉडी में चारों पटा से 2-4-5 लपेटा लपेटेगा, उसमें 40-50 फीट पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से कंडेंसर कॉइल पर लपेटेगा, जैसे कंडेंसर कॉइल के बाद क्या आता है, फिल्टर। और फिल्टर के बाद कैपिलरी। अब यहाँ देखिए कंडेंसर कॉइल जो लपेटा हुआ डिफ्यूजर के बाहरी परत में, बाहरी साइड, और बाहर से भी एक चदरा पूरा लगा हुआ यहाँ पे, है कि नहीं, कवर किया हुआ, जो दिखेगा ही नहीं। गलती से चदरा अगर हम फाड़ दिए, बाहरी बॉडी को उखाड़ दिए, फिर कोई काम को रहेगा नहीं। अगर ठंडा करेगा भी तो टेम्परेचर स्टोर नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको उखाड़ना नहीं है। अब जो यहाँ पे मान लीजिए कि कंडेंसर कॉइल से फिल्टर में आया, फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब में, और कैपिलरी ट्यूब का जो शुरू होगा अंदर वाला भाग, जो अंदर जहां पे सामान रखते हैं, उसके बाद जो चदरा होता है उसको जब उखाड़ेंगे, अंदर में पूरा कूलिंग कॉइल क्या रहता है, लपेटा हुआ रहेगा। उस कूलिंग कॉइल में अब अंदर मानिए उसमें लीकेज हो गया तो पूरा क्या होगा, पूरा चदरा उखाड़ेंगे तभी दिखेगा कहां पे लीकेज है। पूरा कूलिंग कॉइल देखिए यहाँ शुरू हो रहा, और कूलिंग कॉइल शुरू हो रहा, अंदर में पूरा कूलिंग कॉइल लपेटा हुआ। कूलिंग कॉइल जब लपेटा हुआ तो यहाँ से लास्ट निकल रहा, जब यहाँ से निकलेगा तो कहां चला जाएगा, सेक्शन लाइन में। सेक्शन लाइन में आ जाएगा कंप्रेसर में। इस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा। अब देखिएगा इसमें तो पहला सवाल था बनता क्यों नहीं। अब मान लीजिए किसी कारण से कंडेंसर कॉइल लीकेज हो गया और कंडेंसर कॉइल बॉडी के अंदर है, फिर वो बनेगा बहुत मुश्किल है। बनाएंगे तो बाहर से उसको पूरा उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ने में कोई काम का रहेगा नहीं। वो बाहर से लपेटते हैं तो कस्टमर उतना रुपया देगा नहीं। अगर 50-60 भी लपेटते हैं, 50-60 फीट भी, तो 5-7 हजार रुपया, फिर 2-3 हजार रुपया गैस चार्जिंग का। अब बताए सिंगल हो जाते इतना मतलब सिर्फ इतना पाइप लगेगा, उसमें कम से कम 8 से 10 हजार रुपया खर्चा जाएगा, और 15-16 हजार में नया खरीद लेगा, कभी वो बनवाएगा नहीं। अब अपना जो हम भी अगर काम करें, टेक्नीशियन काम भी करेगा तो उतना उसका चार्ज ही बनता है कि नहीं, उतना मेहनत नहीं उतना रुपया मिलेगा, उसको रुपया मिलेगा तो फिर काम करेगा क्यों। इसीलिए जल्दी कोई बनवाता नहीं। अगर कंडेंसर कॉइल लीकेज हो गया तो खाने खत्म है। अब आता है कूलिंग कॉइल। अगर कंडेंसर कॉइल बाहर है, चाहे वो आयरन का रहे चाहे कॉपर का रहे, तो बन जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। लेकिन बाहर अधिकतर डिफ्यूजर जल्दी आता नहीं, बात समझे। बाहर में फिर काटे निकालिए, लीकेज पता करिए, फिर से वहां पे ज्वाइंट कर देना। अब आता है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल जितना भी डिफ्यूजर सबका अंदर में ही लपेटा हुआ रहता, वो भी उस चदरा जो रहता है एल्यूमिनियम का, उसके अंदर में ही लपेटा हुआ रहता। अब मान लीजिए उसके अंदर कहीं से लीकेज आ गया, तब क्या होगा, फिर से उस चदरा को हटाना पड़ेगा, अंदर वाला पत्ते हटाना पड़ेगा। उसको जब हटाते हैं पहले हिस्सा कभी भी चिपकना है नहीं, मतलब पहले हिस्सा किसी भी कंडीशन में आएगा ही नहीं। जब उस कंडीशन में आएगा नहीं तो उसको रिपेयर करने के बाद भी उससे जब रहेगा कस्टमर कंप्लेंट आ जाता है। दूसरा चीज रिपेयर कर भी देते हैं, उस तरह जब रहेगा सामान रखने के दौरान वो हिलेगा तो भी लीकेज होने की चांस है। प्लस अंदर में जो है वो पाइप, वो एल्युमिनियम का है या कॉपर का है, आयरन का आता नहीं है। अगर एल्युमिनियम का है या कॉपर, एल्युमिनियम का है तो इसे भी पूरा चेंज करना पड़ेगा। कॉपर का ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम रिपेयर नहीं होता, रिपेयर होता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं पता हो सकता अभी हम कर दे और 2-4 महीना में ही लीकेज हो जाए, फिर से 1 महीना में खत्म हो जाए।
फिर तुरंत पैसे देगा नहीं कस्टमर, है कि नहीं? वो अपना रिस्क लेना पड़ेगा। अगर कॉपर है मान लीजिए रिपेयर करेंगे फिर तो उसको खाना ही पड़ेगा। एल्युमिनियम है तो फिर कॉपर लपेटना पड़ेगा, फिर से तुरंत नहीं देगा कस्टमर तो फिर वहां पर लफड़ा लग जाता। अब आता है यहाँ पे फिर हम लोग काम क्या करेंगे इसमें, है कि नहीं? तो जो इसमें काम करना है, कूलिंग कॉइल अगर कस्टमर बदलाने के लिए तैयार है तो उसको बदल सकते हैं, कंडेंसर कॉइल करवाने तैयार है वो भी हो जाएगा, लगभग काम सब हो जाएगा, लेकिन कस्टमर कभी उतना रुपया देने तैयार नहीं होगा। इसलिए कूलिंग कॉइल अगर रिपेयर होने वाला तो उसको कर सकते हैं, वो अंदर में उसको उखाड़ के फिर से लगा भी देंगे तो अंदर में कोई छुएगा नहीं, बाहर में तो हाथ पैर कभी टकराएगा तो खराब हो सकता, इसलिए अंदर वाला काम करना, बाहर वाला नहीं करना। दूसरा चीज, कंप्रेसर कभी खराब हो गया, कंप्रेसर तो बदल सकते हैं ना, ये बाहर रहता, रिले ऑयल भी खराब हो गया, कैपेसिटर खराब हो गया, इस तरह से कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा, रिले ऑयल भी कैपेसिटर खराब हो गया, इसको तो बदल सकते हैं। फिल्टर, चॉकिंग प्रॉब्लम, कैपलरी आराम से काम हो जाएगा। इतना सारा काम करना है, इसके अलावा कुछ काम इसमें ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। अब आता है इसके अंदर कुछ सर बोल रहे थे कि ये जैसे एसी में हम लोग करते हैं तो एसी में हीटिंग को रिजेक्ट करने के लिए फैन लगा रहता है, हाँ इसमें रिजेक्ट करने के लिए कुछ इसमें भी आगे जो वायरिंग में बात करने वाले हैं पूरा उसमें बतलाने वाले थे, अभी तुरंत बतलाए थे। कंडेंसर कॉइल इसका बॉडी में लपेटा हुआ, कुछ कंडेंसर कॉइल एक ही जगह लपेट करके रखा रहेगा, जिस डिफ्यूजर में एक ही जगह कंडेंसर कॉइल लपेट के रखा रहेगा एक ही जगह पे एसी जैसा, समझो उसमें एक पंखा देने वाला होता, उसको बोलते हैं कंडेंसर फैन, जो आगे बारी में ही बात करेंगे। हाँ बोलिए। एसी में जब गैस चार्ज करते हैं तो ज्यादातर एक होता है कि चॉकिंग प्रॉब्लम, तो एसी में चॉकिंग प्रॉब्लम बहुत कम आता है, डिफ्यूजर में ज्यादातर आता है। हाँ इसमें चॉकिंग, क्योंकि इसका जो फ्लेशिंग है प्रॉपर हम लोग एसी जैसा नहीं कर पाएंगे। एसी में देखते प्रॉपर कंडेंसर को अलग कर लेते, कूलिंग को अलग कर लेते, जैसा मन होता वैसे कर लेते हैं एक एक तरीका से। इसका उस तरह से है नहीं, पूरा में लपेटा हुआ, सोच लीजिए। अब वायरिंग में देखिएगा इसमें तो पूरा वायरिंग डायग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं, जो कंप्रेसर पीछे जो बतलाए थे वही कंप्रेसर यहाँ पे, बस मैकेनिकल सिस्टम को छोड़ दिए। जो तीनों पाइप होता है ना, एक डिस्चार्ज पाइप, एक सेक्शन पाइप और एक चार्जिंग पाइप, वहां पे ये बना दिए। बाकी ऑपरेट करने कंप्रेसर, किसी भी कंप्रेसर चलाना है तो वहां पे रिले लगा हुआ रहेगा, कैपेसिटर है तो लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। रिले रहेगा हमेशा एक रनिंग पे और एक स्टार्टिंग पर, और जो ऑयल पे रहेगा हमेशा किस पे रहेगा, कॉमन पे, कॉमन पे। ये तो हमेशा सब में रहेगा, सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, इन्वर्टर में तो रहेगा नहीं, डिफ्यूजर वाटर कूलर इस समय रहेगा। जी सर। अब जो है एक ऑयल पे पावर सप्लाई देना है और एक रिले पे देना, किसी भी तरह यहाँ पावर सप्लाई पहुंचाना। अब कैसे इस पर पावर सप्लाई आता है और कैसे काम करता है वो समझिए। सबसे पहले हम लोग किसका पढ़ेंगे, न्यूट्रल पावर सप्लाई। किसी भी चीज में बारी करिए, एसी करिए, फ्रिज करिए, वाटर कूलर, डिफ्यूजर, किसी का भी करिए, न्यूट्रल को लीजिए और हमेशा सब जगह डायरेक्टली पहुंचा दीजिए। सब में इसी तरह वायरिंग होता है। जब इसका प्रैक्टिकल वीडियो डालेंगे तो पूरा देख लीजिए कैसे वायरिंग होता है इसका। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल लिए, न्यूट्रल लिए तो इसमें लगा हुआ कौन सा कंपोनेंट होता है, सबसे पहले तो बल्ब रहेगा ना, इससे हम लोग गेट खोलते तो बल्ब जलता है कि नहीं। यहाँ देखिए मेन पावर सप्लाई लिए, एक जो है ये जंक्शन पॉइंट पे दे दिए, इस पॉइंट पे दिए ना, यहाँ से अलग अलग थिम्बल निकला हुआ था ढेर सारा। यहाँ पे जैसे पावर सप्लाई दिया तो यहाँ से न्यूट्रल कहाँ चला जाएगा, बल्ब और स्विच, डोर स्विच। जी सर। डोर स्विच से होते हुए जैसे गेट खोलेंगे तो डोर स्विच क्या होगा, पावर सप्लाई इधर से इधर देगा जी, और पावर सप्लाई किसको मिल जाएगा, बल्ब को, बल्ब जल जाएगा जी। लेकिन बल्ब तब में जलेगा जब फेज मिलेगा। फेज कैसे मिलेगा वो आगे बतलाएंगे। अब अगला एक और न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल किस पे जा रहा है, एलईडी 1 या इंडिकेटर, इसको 1 बोलेंगे, इंडिकेटर 1, या इसको ये भी बोल सकते हैं ग्रीन इंडिकेटर, और एक को रेड इंडिकेटर या रेड या ग्रीन, ऐसे हो सकता है, अपन मिला लेना। तो पहला चल गया डायरेक्टली रेड इंडिकेटर को या ग्रीन इंडिकेटर को, दूसरा चल गया रेड इंडिकेटर को, और तीसरा चल गया सी फैन यानी कि कंडेंसर फैन बतलाए थे। ये फैन किस में रहेगा, जिसका कंडेंसर को एक ही जगह लपेट के रखा रहेगा उसमें रहेगा, नहीं तो सब पंखा नहीं रहेगा, कोई जरूरत उसका नहीं। अगला डायरेक्टली कंप्रेसर को, यानी कि न्यूट्रल डायरेक्टली पावर सप्लाई यहाँ पर दिया और यहाँ से जहां जहां न्यूट्रल की जरूरत था सब जगह न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंचा दी। अब बचता है मेरा फेज, जो फेज है मेरा तो यहाँ पावर सप्लाई आगे बढ़ रहा, ये भी जंक्शन में पहुंचा, और जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ से जो फेज है डायरेक्टली बल्ब पहुंच गया, क्योंकि बल्ब तो इधर डोर स्विच से कंट्रोल हो रहा, पहुंच गया। जैसे गेट खोलेंगे तो फेज इधर से मिल रहा, न्यूट्रल इधर से मिल जाएगा, बल्ब जल जाएगा, जैसा काम खत्म है। अब आता है यहाँ पे एलईडी 1, इस पे पावर सप्लाई कैसे पहुंचेगा कि डायरेक्टली इस पे भी है और डायरेक्ट इधर से भी है, इसका मतलब ये 24 घंटा हमेशा जलते रहेगा। जैसे घर में जो बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड उसमें इंडिकेटर आता है लगातार वो जलते रहता, वो इंडिकेटर किस लिए देते हैं भाई, आपको हमेशा घर में कोई भी आदमी मीटर से चेक करने जाएगा वोल्टेज आया कि नहीं आया, बल्ब वो इंडिकेटर जल रहा है, इसके अंदर ये समझ आया कि इसमें वोल्टेज है, घर में लाइन आया हुआ है कि नहीं। ये इंडिकेटर इसलिए दिया गया है कि भाई हाँ डिफ्यूजर में लाइन है, उसमें लाइन देने की जरूरत है नहीं, बस एक बार लगा दीजिए, बस छोड़ दीजिए, इंडिकेटर लगातार जलते रहेगा। एक बारिंग और तो दूसरा तरीका से जो दूसरा वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसमें जो पहला इंडिकेटर जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये लगातार क्या रहेगा,
जलते, इसको बोलेंगे पावर इंडिकेटर, यानी कि फेज और न्यूट्रल डायरेक्टली इसको मिलते रहेगा और लगातार जलते रहेगा, यानी कि जब तक डिफ्यूजन में लाइन रहेगा तब तक ये जलते रहेगा। हाँ। अब जो दूसरा है LED1 LED2 रेड इंडिकेटर, ये क्या होगा, ये दर्शाएगा कूलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसे इससे पावर सप्लाई निकलेगा डायरेक्टली, इस पे नहीं आएगा, इस पे चला जाएगा थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट जी स्विच पर। और थर्मो स्विच क्या करेगा, जब -50 पे जाता है -10 से -15 डिग्री, तब ये कट ऑफ करेगा, नहीं तो नहीं ऑन करेगा। रखेगा। -5 पे भी नहीं, उससे ऊपर जाएगा माइनस में, तब ये कट ऑफ करेगा। तो थर्मोस्टेट में जैसे पावर सप्लाई दिया तो यहाँ से निकलेगा, जी जब यहाँ से निकलेगा तो इस इंडिकेटर में चल जाएगा, और यहीं से निकलेगा तो कंप्रेसर में चला जाएगा, चला गया कंप्रेसर में, जी तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहाँ से आया कंप्रेसर में, और फिर यहीं से इस इंडिकेटर पर, और यहीं से कंप्रेसर कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर भी चालू हो गया और ये इंडिकेटर भी जल गया। लेकिन जब कंप्रेसर चलेगा तभी ये इंडिकेटर जलेगा। चलेगा, और जब कंप्रेसर चलेगा तो मतलब कूलिंग भी करेगा, जी है कि नहीं। जी यानी कंप्रेसर चलेगा तो कूलिंग करेगा, यानी कि ये जब इंडिकेटर जल रहा, रेड इंडिकेटर जब जलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, कूलिंग कर रहा है। कूलिंग कर रहा। और जैसे ही ठंडा हो जाए, अच्छा यहाँ पर पंखा भी है, जी यहीं से पंखा को भी दे देना, क्योंकि जब कंप्रेसर चलेगा तभी तो कंडेंसर कॉइल हीट होगा, जी और तभी तो उसका हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही मान लीजिए कि पूरा ये ठंडा हो गया, जब ठंडा हो गया तो ये कट ऑफ भी करेगा थर्मोस्टेट। जैसे थर्मोस्टेट कट ऑफ करेगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे, तब क्या होगा, एलईडी रेड बंद हो जाएगा, फैन बंद हाँ हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से कट ऑफ किया, जी आगे लाइन जाना बंद हो गया, जी तो कंडेंसर फैन की जरूरत नहीं है, नहीं कंप्रेसर चलेगा नहीं, ये इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा, नहीं इसको भी लाइन नहीं मिलेगा। अब जैसे ये इंडिकेटर बंद हो जाए तो समझना क्या है, ठंडा हो चुका, जी कूलिंग जितना ठंडा जरूरत था हो चुका ठंडा हो चुका, तभी नहीं बंद किया है। जी और जब ये जल रहा है, इसके अंदर ठंडा भी हो रहा है, कर रहा है। अभी और जरूरत है, बात समझ में आ गया। लेकिन जब ये इंडिकेटर जलेगा तो ठंडा कर रहा, जब ये इंडिकेटर बंद हो गया तो ठंडा हो गया, बात समझे। बस इतना सा ही रहेगा। अब चेक कैसे करेंगे, इंडिकेटर में तो कुछ है नहीं, बाकी सब चीज जितना भी है बस 220 वोल्ट ऐसे दीजिए, चल रहा तो सही है, नहीं तो खराब है। खराब है, डायरेक्टली चेक कर लीजिएगा। अगर मल्टीमीटर चेक करिएगा तो रो स्विच ऑन करने के बाद कंटिन्यूटी देगा, नहीं तो नहीं देगा। बंद करने के बाद। ये बल्ब है, अगर 100 वोल्ट वाला बल्ब है तो रेजिस्टेंस बताएगा, नहीं बताया तो भी खराब है, लाइन देने पर जलेगा ही जलेगा। इंडिकेटर ये भी अगर चेक करती है, एलईडी होता है, जी लाइट इमिटिंग डायोड उसको बोलते हैं, डायरेक्टली 220 वोल्ट ऐसे दीजिए, चलना चाहिए। ये भी डायरेक्टली 220 दीजिए, चलना चाहिए। पंखा है, रेजिस्टेंस बताएगा, 220 देने पर चलना चाहिए। चलेगा। कंप्रेसर पहले से मालूम है सब कैसे चेक करना, यस सर। तो ऐसा चेक कर लीजिएगा। जी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को कैसा लगा।